हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस। तो सबको नमस्ते फ्रॉम द एसएससी टीम। आई एम योर सी एस संजय भैया। तो दोस्तों आज डिस्कशन करेंगे कि सीएमए इंटरमीडिएट का जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था, ये पेपर आपका कैसा गया। एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे और पेपर किस तरीके से फ्रेम हुआ था, इंस्टीट्यूट ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया था और कौन सा चैप्टर में वेटेज बहुत ज़्यादा मिला। तो आज चलो डिस्कशन कर लेते हैं। और बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा और कितने एमसीक्यू आप लोगों ने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। एग्जाम ओवर हो जाने के बाद जरूर आप लोग जब वीडियो देखोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कितना सही किया आप लोगों ने, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट से एमसीक्यू डिस्कशन कर लेते और क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा एक बार जान लेते किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया इंस्टीट्यूट ने। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सेक्शन ए विच इज मेनली फॉर्म ऑफ योर एमसीक्यू। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक रहेंगे। मतलब आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द 5 क्वेश्चन 14 इंटू 5। तो दोस्तों ये जो आपका सेक्शन ए पार्ट है इसमें 15 एमसीक्यू है और 2 मार्क का 30 मार्क्स। बाकी सेक्शन बी में आपका 14 इंटू 5 70 मार्क्स। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर इक्विटी इक्वल टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज कभी होता नहीं है क्योंकि गलत है। तो सर ये ऑप्शन नहीं है, वेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस टोटल एसेट। सर बैलेंस शीट अब सोचो, बैलेंस शीट में मेरा इक्विटी रहता है ऊपर में, उसके बाद मेरा सारे लाइबिलिटीज रहते हैं। इन दोनों को टोटल करोगे तो एसेट साइड का टोटल एसेट से मैच होने चाहिए। तो बी का ऑप्शन तो करेक्ट है सर। तो सर ए और बी अगर मैंने जब तक देखा है तो बी का करेक्ट आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एसेट प्लस इक्विटी कभी आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होता है और डी ऑप्शन में इक्विटी प्लस प्रॉफिट तो एसेट नहीं होता क्योंकि लाइबिलिटी कहां चला गया। करेक्ट गाइस, तो आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सर 2 नंबर कैश इन हैंड अकाउंट में। सर कैश इन हैंड जो होते हैं वो कभी ओवर द बैलेंस नहीं होते क्योंकि कैश इन हैंड कभी जीरो नहीं होते, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं होते। तो क्रेडिट बैलेंस होने का तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, ये तो बैंक नहीं है तो इसलिए आपका डेबिट बैलेंस हमेशा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए को ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ओनली डेबिट बैलेंस। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर। सर तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हम लोग सीखे थे, क्या क्या सर। नंबर 1 आपका आता है गोइंग कंसर्न। नंबर 2 सर आपका आता है कंसिस्टेंसी। नंबर 3 सर आपका आता है आकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये तीनों assumption इंपॉर्टेंट है while we are discussing about the fundamental accounting assumptions. So ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। और आपका 4 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सर एरियर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर एरियर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखा दिया, मतलब आपने खर्चा किया रेंट का, रेंट फॉर द बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटल रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया या तो कैपिटल को रेवेन्यू डाल दिया। अब सोचो दोनों ही एक्सपेंडिचर है तो दोनों ही का डेबिट होता है, दोनों ही डेबिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट। लेकिन सोचो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो तो एसेट में डेबिट होता है क्योंकि वो कैपिटलाइज किया जाता है, और रेंट जो होता है वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे भी डेबिट, तो दोनों ही डेबिट होता है, इससे आपका ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बराबर। अच्छा, कंपेंसेटिंग इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। सर कंपेंसेटिंग एरर कभी भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि एक का गलती दूसरे से सेटअप हो जाता है, एक का गलती दूसरे से सेटअप हो जाता है, तो सर ये भी नहीं है ऑप्शन। वन साइड एरर डजंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, डेफिनेटली अफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को। तो वन साइड एरर ये वाला नहीं होगा आंसर। एरर ऑफ कास्टिंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं नहीं नहीं, कास्टिंग का एरर अलग, प्रिंसिपल का एरर अलग, दोनों अलग अलग है। तो सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इज द करेक्ट वन सर, सही है। आज ये 5 नंबर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि देखो आप ध्यान में आपको सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स। जहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक बोल दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली हम लोग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस केस में मुझे वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। आप सिर्फ सोचो कॉस्ट शीट का फंडामेंटल, अगर हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े, कॉस्ट शीट में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप प्रॉफिट को अगर ऐड कर दे तो एक्सेप्ट आप कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाले, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का कोई आइटम नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकम कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगा सर, सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स 30,000 एट 1,500 और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड करोगे 31,500 बिकम योर आंसर ऑफ सेल, दैट इज अ बी। सो 31,500 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सर। अच्छा अब 6 नंबर में चलते हैं।
मिस्टर पी ने एक चेक इशू किया कितना 15,000 का, और वो भी मार्च 24 में, जिसमें से 10,000 का चेक ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है बैंक में, वो भी ईयर एंड में। तो ईयर एंड में ऑलरेडी 10,000 का पेमेंट हो चुका, मतलब प्रेजेंट हो चुका है, तो पेमेंट होगा। तो सर वाइल रिकंसाइलिंग द पासबुक एंड द कैश बुक 31 मार्च 24 को ये देखा गया कि हाउ मच वुड बी एडेड टू द कैश बुक टू अराइव द बैलेंसर पासबुक। सर मुझे कितना कैश बुक में ऐड करना है ताकि मैं पासबुक तक पहुंचू, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या है पासबुक। आप सोचो, अगर आपने कैश बुक से, मतलब आपने जो बुक्स में उससे चेक इशू किया है तो टोटल 15,000 का, तो 15,000 आपका कैश बुक का बैलेंस घट गया है, और आपने 10,000 का क्या किया है ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके, तो 5,000 का अभी भी बाकी है, तो पासबुक 5,000 से ऊपर दिख रहा है और कैश बुक नीचे, तो क्या करेंगे कैश बुक बढ़ा देंगे कितना 5,000, तो आंसर विल बी द सी 5,000। डन सर। उसके बाद 7 नंबर, आज सेकेंड हैंड कार परचेज 2 लाख, इसमें इनिशियल जो रिपेयर कॉस्ट था 50,000 उसको ऐड नहीं किया है, तो उसको ऐड कर देंगे तो 2,50,000 विल बी द टोटल कॉस्ट। ओके, सोल्ड किया आपने 1,00,000 रुपया में आफ्टर 2 साल 2 इयर्स, अगर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो एट द रेट ऑफ 20% ऑन डब्ल्यूडीबी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ कार कितना होगा। सर आपका आदमी कितना है सर, आप देखो, अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो सर यहाँ पे आप देखो टोटल आपका एसेट का कितना वैल्यू था 2 लाख, उसमें 50,000 ऐड कर दिए सर, तो कितना हो गया 2,50,000। अब आपने टोटल 2 साल तक इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया अंडर डब्ल्यूडीबी, तो अगर 2 साल तक चार्ज किया तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 50,000, 20% का, तो 2 लाख बचेगा सर। अगेन आपका 20% सेकेंड ईयर का होगा सर, तो कितना होगा सर 40,000, बचेगा कितना 1,60,000। आपने सेल कितना में किए 1 लाख में, तो आपका लॉस कितना हो गया 60,000 बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर गाइस, ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर लॉस ऑफ 60,000। परफेक्ट है सर, समझ में आ गया एकदम क्लियर। 8 नंबर, एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया है वाई के ऊपर 20,000 का, जो कि 3 महीना बाद पेमेंट होगा। इसने वाई पेमेंट नहीं किया और रिक्वेस्टेड टू रिन्यू अ फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 मंथ एट 12% इंटरेस्ट। सो एक्स ने वाई को बिल ड्रॉ किया और वाई ने मना कर दिया, क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है। उसने एक्स को रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक ना मुझे फ्रेश बिल इशू करो, रिन्यू कर दो बिल को, और 3 महीना और एक्स्ट्रा मुझे टाइम दे दो, 12% इंटरेस्ट अब ले लेना। तो गाइस अगर 20,000 का 3 महीने का आप डिफर करते हो पेमेंट, तो 20,000 इंटू कितना होगा 12%, मतलब कितना 2,400 रुपया। अब इसके ऊपर 3/12 करोगे तो कितना आएगा 3/12 3/12 इज 4, सो 4 से 24 करो 600, तो 600 इज योर इंटरेस्ट। सो 20,000 से ऐड कर दोगे तो टोटल बिल का न्यू बिल का अमाउंट कितना बन जाएगा 2,600। सो आंसर ए इज अ करेक्ट वन। करेक्ट सर, एकदम पक्का एकदम। अच्छा 9 नंबर, चूज अ ऑड वन। सर प्रीमियम मेथड, तो सर प्रीमियम मेथड आता है आपका पार्टनरशिप में, रिवेल्यूशन मेथड भी पार्टनरशिप का है, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट डेफिनेटली पार्टनरशिप का है। लेकिन सर रिवेल्यूशन ऑफ अनरिकॉर्डेड सर ये सेपरेट पार्ट है, ये कोई मेथड ही नहीं है, ये सेपरेट पार्ट है। तो ये पार्टनरशिप में सेपरेट पार्ट है, तो ये आपका सर ऑड है। तो आंसर नंबर डी इज अ करेक्ट वन। करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन सर। 9 नंबर हो गया। अच्छा ऑपरेटिंग लीज आपका रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन रिवोकेबल है, ऑपरेटिंग है, नन ऑफ द अबव है। सर रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज हमेशा रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेफ ड्यूरिंग एक्सीडेंट। अच्छा स्टॉक सेफ ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ठीक है। अनयूजुअल आइटम्स एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस कॉलम। सर अनयूजुअल आइटम एंड आप अगर देखोगे कि डिफेक्टिव आइटम जो है वो सेपरेट अंडर द इंश्योरेंस, नहीं नहीं, हम लोग डिफेक्टिव आइटम यूजुअल आइटम को एक साथ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंश्योरेंस क्लेम में। करेक्ट, डिफेक्टिव आइटम मींस गुड विच कैन नॉट फेच यूजुअल आइटम ग्रॉस पे। डेफिनेटली जो डिफेक्टिव आइटम रहता है या पुअर सेलिंग आइटम रहता है उसमें से कम मिलता है, क्योंकि आप उसको बेचोगे भी आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल गुड्स बेच के आपको मिलेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरेज क्लॉज हमेशा अंडर इंश्योरेंस में यूज होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, सैलवेज जो आपने सेव किया वो है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, तो बी आपका गलत है। बी आपका इंश्योरेंस क्लेम में यूजुअल अनयूजुअल आइटम्स और डिफेक्टिव आइटम को सब कुछ दिखाया जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर इन द 9 नंबर क्वेश्चन। ओके सॉरी 11 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। बी फर्म से रिटायर कर चुका है, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो हम लोगों ने कैसे कैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है
कि जो न्यू रेशियो होता है माइनस ओल्ड रेशियो वो होता है, लेकिन आप सोचो यहाँ पे कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, जो चला गया उसको माइनस कर दो, बचेगा ए और सी, तो 3:1 होगा, तो आंसर विल बी 3:1। ये हम लोगों ने बेसिकली देखा भी है, प्रैक्टिकल एकदम क्लास 11-12 में हम लोग ये देखते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। सर, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। एक्स ने वाई को गुड्स भेजा, वो भी 1/3 ऑन कॉस्ट में। तो अगर मान के चलो आपका टोटल 1 होता है कॉस्ट, तो 1/3 इज योर टोटल प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। सो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में जो वाई डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगर 18,000 है, तो आपका स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा? आप सोचो, अगर मेरे पास 18,000 है तो ये 18,000 में कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, मतलब 1 + 1/3। तो क्या बनेगा इसमें? सोचो, मेरा कॉस्ट भी है, अगर आप देखोगे मेरा कॉस्ट भी है और मेरा प्रॉफिट भी है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो ये बराबर कितना? 18,000। ये बराबर कितना? 18,000। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो आप मुझे बोलो कि मुझे 1/3 निकालना है, तो क्या बनेगा? 18,000 इंटू 3/4 इंटू 3, 3 कट जाएगा, 4,500। तो गाइस आंसर क्या आएगा? 4,500। तो सर यहाँ पे मेरा कितना स्टॉक रिजर्व है? 4,500, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाना। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, हम लोग जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर लायबिलिटी साइड में, या तो एसेट साइड में, या तो बैलेंस शीट में नोट देते हैं, तो नॉन ऑफ द। तो सबसे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी कभी भी लायबिलिटी में शो नहीं होता है, एसेट में नहीं होता है, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं देखा जाता। रादर नोट्स टू द फिनेंशियल स्टेटमेंट में वहां पे दिखाया जाता है कि कंटिजेंट लायबिलिटी इतना है। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप मिला लो, ये हो गया मेरा टोटल एमसीक्यू डिस्कशन, पूरा एमसीक्यू कवर अप कर दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए आंसर बता दिया, अभी हम लोग चलते थोड़ा क्वेश्चन में डिटेल में। सर अभी 2 से 8 तक जितना भी क्वेश्चन है देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में 14 मार्क्स है। और चलिए देखते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करने के लिए बोला सर? इसमें आपको ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से, इसमें आपको डब्ल्यूडीपी मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है, और एसेट भी डिस्पोज आपने किया, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना चार्ज होगा पीएल में, कितना एसेट सेल करने से प्रॉफिट और लॉस हुआ है, मशीन को एक्सचेंज करने से, और आपका बुक वैल्यू मशीन का क्या है। बहुत ईजी सम्स है, 7 नंबर तो बहुत ईजी दिया। तो ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर बी में आ जाइए 2 का। सर ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से दिया हुआ है। तो इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाने हैं और एरर को रेक्टिफाई भी करना है। जहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, वो दे चुका है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के टाइम पे डेबिट बैलेंस को पुट करने के बाद ये सारा एंट्री को आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। तो चारों एंट्री है, चारों के चारों ही बहुत ईजी एंट्री है। तो गाइस ये एक्टिवेशन था, बहुत ईजी भी था क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ईजी है और ये इंस्टीट्यूट के मैथ से ही कुछ मिक्सअप करके आया हुआ है। अब सर जो 3 का ए नंबर क्वेश्चन है, 2 कवर अप हो गया। सो 2 में से क्वेश्चन नंबर 2 में से आपका डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन था, दोनों इजी था। अब 3 का ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्चुअल में कंसाइनमेंट से, कौन सा अकाउंट से? कंसाइनमेंट से। तो ये कंसाइनमेंट के चैप्टर से दिया है 7 मार्क, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने कुछ जो है कानपुर, वो कंसाइनर है, 400 इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन भेजा था, कॉस्टिंग 24,000, इन्वेस्ट प्राइस 30,000। आपको इन्वेस्ट प्राइस लेके करना है और लोड को अनलोड करना है। और कुछ ने कुछ पेमेंट किया है, जतिन ने स्पेन किया इतना क्लियरेंस के लिए, और उसके बाद इन ट्रांजिट 10 मशीन स्टोलन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पे भी किया है फुल। उसके बाद जतिन ने 210 सेल किया है 32,000 करके पर स्विंग मशीन, और 35,000 ओके 130 मिसिंग 35,000 करके। तो जतिन को कमीशन मिलेगा 5% टोटल सेल वैल्यू प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय व्हिच द ग्रॉस सेल प्राइस लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीड द इनवर्स प्राइस। अगर कोई इनवर्स प्राइस से क्रॉस भी करता है तो उसके लिए उसको एक्सेस कमीशन भी मिलेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो द फाइनल अमाउंट वाज ड्यू सेटल। कुछ नहीं है सर, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ कमीशन ठीक तरह से निकालना पड़ेगा, बाकी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 का ए नंबर जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, कंसाइनमेंट से था। तो चलिए आप बी नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सर मिस्टर रामा परचेज अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम, टोटल कैश पे 4.5 लाख है, जो कि पेबल है 90,000 डाउन, बाकी 3,60,000 विल पेड इन इंस्टॉलमेंट 170, 150, 108, 460। तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड करने के बाद पेमेंट होगा। तो आप सबको ऐड करोगे तो एक्चुअल में आप देखोगे आपका जो 3,60,000 का ड्यू है सर इसमें, और इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो सर, ओके। तो चलो इसमें आपको क्या करना है,
आपको इंटरेस्ट पेड विद इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सिंपली मेंटेन करोगे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो जाएगा सर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मतलब 2 और 3 तो मैं बोलूंगा जिनको थोड़ा स्ट्रांग है तो वो 2-3 तो करके आएगा और इसमें से भयानक मार्क्स मिलेगा। 28 में से ठीक तरह से करोगे तो 22 मिल ही जाएगा और वहां पे 30 52 हो ही गया, लाइक दैट। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाना है। ये क्वेश्चन टिपिकली आपका सिंगल एंट्री से दिया हुआ है। ऊपर में बोल दिया साफ साफ, सोहेल सोहन इज अ स्मॉल ट्रेडर डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मतलब डबल एंट्री सिस्टम मेंटेनिंग करता है, सिंगल एंट्री है। तो इसमें आपको क्या करने के लिए बोला है, आपको सोहन का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है फॉर द ईयर 31 मार्च। आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोले, तो बहुत ईजी कर दिया है। सिर्फ 3 लाख रुपए विड्रॉ किया, एडजस्टमेंट में फ्रेश कैपिटल 65,000 डाला है, 5% डेटा के ऊपर प्रोविजन किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे प्लांट के ऊपर 15%, फर्नीचर के ऊपर 10% और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे 10% और कमीशन देना आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब 10/100 10 इंटू नेट प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट में बैठाना है। खत्म, बहुत ईजी है। लेकिन इसमें सबसे ताजुब वाला चीज बाद लग जो मुझे लगा, इतना इजी क्वेश्चन हुई सीएमए इंस्टीट्यूट ने, हम लोग के इंस्टीट्यूट ने 14 मार्क्स दे दिया। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से मैं आपको बोलूंगा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन और 14 मार्क्स भी दिया, मतलब पार्ट मार्किंग का आपका बहुत चांसेस हाई। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाना। 5 नंबर क्वेश्चन टिपिकली आपका पार्टनरशिप से दिया हुआ है और ये रिटायरमेंट का सम्स है, क्योंकि यहाँ पे वाई रिटायर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को, मतलब आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उसके बाद ही वो रिटायर कर रहे हैं और आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन में आप दिख ही रहा है, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है, फेयर रेम्युनेशन दिया है, पार्टनर्स को जितना होगा स्टॉक फर्नीचर का डिप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट दिया है, 5% डेटर और 18,000 आपको बिल डिस्काउंटेड क्रिएट करना है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा 2,35,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट वैल्यू में लोगे। रीवैल्यूएशन के कारण आपका एसेट लायबिलिटी नॉट ऑल्टर होगा, चेंज नहीं होगा। और वाई का ऑब्लिगेशन एक्स एंड जेड ब्रिंग करेगा एडिशनल कैपिटल, मतलब वाई को जो पे करना है एक्स एंड जेड ब्रिंग करेगा एडिशनल कैपिटल 3,57,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस जाने के बाद 5:3 होगी, ये न्यू रेशियो है। आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन में कितना होगा वो कैलकुलेशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल कौन दिखाना है और आपका फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है। 14 मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा ताकि गलती ना हो, लेकिन आपका बोलूंगा मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक तो, ठीक है। तो भाई ये भी बहुत ईजी था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाना, मतलब 4 and 5 14 6 नंबर क्वेश्चन आपका पूरा ब्रांच से दिया हुआ है, जहाँ पे आपको इनवर्स प्राइस है, मतलब ये आपका जो मेथड है ना, ये आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेथड है, ये मेथड आपका सिंपली ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंथेटिक मेथड नहीं है, ये आपका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट मेथड है। ठीक है, ये अलग है, ये दूसरा वाला मेथड है, ये आपका सिंथेटिक मेथड नहीं है। तो इसमें थोड़ा अकाउंट आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट आप देखोगे सबसे ईजी दिया है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, बैड डेट एंड ब्रांच का एक्सपेंस सब प्रोवाइड है। आपको सिर्फ ब्रांच का अकाउंट बनाना है और प्रॉपर्ली सबको एलोकेट करना है, जो जो अकाउंट में जो जो जाएगा आपको सिर्फ उसको एलोकेट करना है और ये सारा चीज आपको हेड ऑफिस के बुक से मेंटेन करना है, तो बहुत ईजी है। उसका बी नंबर क्वेश्चन ये 7 मार्क का है। बी नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट से दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करना चाहते हो तो 6 नंबर क्वेश्चन स्किप करने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा बहुत जिनको दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन ठीक है सर, जो भी बच्चे करके गए, जो भी स्टूडेंट्स मेरे करके गए, सही है सर, बढ़िया। 7 नंबर में आ जाना। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा क्वेश्चन कंपनीज, देखो ये आप देखोगे राइट इश्यू है शेयर का और प्रोजेक्टेड सरप्लस कितना 60 करोड़ और इसमें आपको द बोर्ड इन कंसिडर द मैनेजिंग डिसाइडेड टू द फॉलोइंग, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जहाँ पे आपको वैल्यू ईयर एंड में टोटल वर्क कॉस्ट का 74 करोड़ है, इंस्टीड ऑफ फॉलो द मेथड ऑफ वैल्यूएशन इंडिया प्राइम कॉस्ट 45 करोड़। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया है, आफ्टर सेल एक्सपेंस में कुछ वारंटी पीरियड है जिसमें आप 2% का प्रोविजन करोगे और उसके बाद सेल आपका 900 करोड़ का हुआ है और उसके बाद परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर, द प्रोविजन बिंग 15 करोड़। तो सर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक एनुअल रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे सर, ये आपको एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है।
और इसके बाद अकाउंट स्टैंडर्ड, ये आपका जो क्वेश्चन दिया है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दिया है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके इसको बनाना पड़ेगा। एज को फॉलो करके, एज में जैसे पढ़े हो आप लोग उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। और बी का जो क्वेश्चन है वो एज 10 एज पर एज 10 विच आर इंक्लूडिंग द बीआरआर प्लान विच आर नॉट। सो आपको सिर्फ एज 10 पढ़ना, ऑब्जेक्टिव लिखना और आपको बीआरआर प्लान, ठीक है, एज पर एज 10 कौन सा इंक्लूड होता है एंड विच आर नॉट वो देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है एज 12 से दिया हुआ है, प्रोविजन आपको एज 12 के बारे में बताना है। जैसे आपका डेफर मतलब जो भी ग्रांट आता है आइदर आप कैपिटलाइज कर सकते हो, आइदर आप डिफर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके रिलेटेड जो प्रोविजन है, प्रेजेंटेशन है, वो आपको देना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, ठीक है, 5 मार्क का, ज्यादा नहीं है। उसके बाद आपको पीसमील से क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन डिस्कस करो गाइस। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है क्या होता है और एक्सप्लेन करना है। और बाकी जो देखोगे ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेज से क्वेश्चन था, मतलब ये बेसिक चैप्टर से था। आपका जो चैप्टर नंबर मतलब आपका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था अकाउंटिंग का, वहां से क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, 7 नंबर क्वेश्चन फिर भी ठीक है क्योंकि बहुत सारे जन ड्राफ्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन सर अगर 8 देखोगे, 2 नंबर देखोगे, 3 नंबर देखोगे, 4 नंबर देखोगे तो बहुत ईजी था। ऐसे गाइस हमें आपको बोलूंगा तो 5 के 5 ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत ईजी था। तो ये था गाइस छोटा सा डिस्कशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे और क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया है। तो आई होप सो गाइस कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से किए हो और आई होप सो आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। बस एग्जाम दे चुके हो, आप जो भी एग्जाम बचा उसमें फोकस करो और भगवान को प्रे करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहो गाइस, नैया तो पार हो जाएगा, आप पास करोगे। तो चलते गाइस नेक्स्ट पेपर के साथ डिस्कशन करेंगे, तब तक हैप्पी स्टडी एंड कीप स्टडी गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।